इस हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन में चलिए बात करते हैं एक ऐसे अद्भुत योद्धा की जिनका पूरा जीवन बचपन से लेकर आखिरी सांस तक केवल संघर्षों की कहानी है। छत्रपति संभाजी महाराज। 1657 में इनका जन्म हुआ था और सच कहूं तो ऐतिहासिक स्रोतों को देखकर अक्सर यह ख्याल आता है कि इस अद्भुत कहानी को आखिर शुरू कहां से किया जाए। ये एक ऐसा केस स्टडी है जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। अब जरा इस सवाल पर गौर करते हैं, इतिहास में ऐसा कौन है जिसने 120 युद्ध लड़े और एक में भी हार का मुंह नहीं देखा। एक अजय योद्धा जिसे कोई भी बाहरी सेना हरा नहीं सकी, लेकिन अंत में अपनों के ही एक छल का शिकार होना पड़ा। आइए शौर्य और धोखे की इस कहानी को गहराई से समझते हैं। सेक्शन 1, बचपन और अद्भुत प्रतिभा। इनकी शुरुआती जिंदगी के माइलस्टोन्स सच में हैरान कर देने वाले हैं। महज 2 साल की उम्र में माता का देहांत हो गया, जिसके बाद इनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने इनका पालन पोषण किया। स्रोत बताते हैं कि जब ये सिर्फ 9 साल के थे तो पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ घोड़े पर बैठकर पूरे 1250 किलोमीटर की यात्रा करके आगरा पहुंचे। वहां मुगलों ने इन्हें बंदी बना लिया, लेकिन वो 9 साल का बच्चा घबराया नहीं। उसने न केवल पिता को बाहर निकाला, बल्कि कुछ दिन बाद खुद भी वहां से बच निकला। फिर 10 साल की उम्र में पॉलिटिकल अलायंसेस को समझने के लिए इन्हें आमेर भेजा गया। और यहां आता है एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन, शस्त्र और शास्त्र का संतुलन। अक्सर जो साहित्य में रम जाता है उससे शस्त्र नहीं उठता, है ना? लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 13 साल की उम्र तक आते आते ये 13 भाषाएं सीख चुके थे। संस्कृत, पुर्तगाली, अंग्रेजों और मुगलों की भाषाएं, यहां तक कि साउथ की सारी भाषाएं। सिर्फ भाषाएं सीखी ही नहीं, बल्कि बुद्धभूषण और नक्शखा जैसे कई शास्त्र खुद लिख भी डाले। और दूसरी तरफ बल ऐसा कि 60 किलो की तलवार चलाना, बेहतरीन हॉर्स राइडिंग और तीरंदाजी। इसी के दम पर 16 साल की उम्र में पहला युद्ध भी जीत लिया। सेक्शन 2, रणभूमि के अजेय योद्धा। हर महान शासक के पास एक बेहतरीन सलाहकार होता है। इनके पास थे उज्जैन के कवि कलश, इनके एडवाइजर और फिलोसोफर। 19 साल की उम्र से ही रायगढ़ किले को संभालने के बाद 1681 में जब पिता का देहांत हुआ तो इन्होंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। सीधे औरंगाबाद के सबसे बड़े किले पर धावा बोल दिया, ताकि मुगलों का धन घटे और मराठाओं का बढ़े। औरंगजेब एकदम हैरान रह गया था। उसने हुसैन अली खान नाम के जनरल को 20,000 सैनिकों और हाथियों के साथ भेजा। खान ने 2 दिन में मराठों को खत्म करने का दावा किया था, लेकिन मराठाओं की हिम्मत और इनकी लीडरशिप के आगे उसे 1 साल लग गया और वो पूरी तरह नाकाम रहा। अब इस संख्या को देखिए, 120। ऐतिहासिक खाते पुष्टि करते हैं कि 9 साल के छोटे से अंतराल में इन्होंने 120 युद्ध लड़े और एक में भी, जी हां, एक में भी हार का सामना नहीं किया। ये पूरे इतिहास में किसी भी योद्धा के लिए बहुत ही अभूतपूर्व बात है। सेक्शन 3, औरंगजेब को दक्षिण में उलझाना। रिसोर्सेस का ये अंतर देखिए, ये बहुत कुछ बयां करता है। एक तरफ औरंगजेब की 8 लाख की विशाल सेना, जिसके पास अपार धन था और जो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहती थी। नॉर्थ जीतने के बाद औरंगजेब ने डेक्कन यानी दक्षिण पर नजर गड़ाई और समुद्र के रास्ते हथियारों के लिए पुर्तगालियों के साथ डील करने की कोशिश की। दूसरी तरफ मराठा सेना में सिर्फ 20,000 सैनिक थे, लेकिन जैसे ही पुर्तगालियों के सपोर्ट की खबर मिली, मराठा सेना सीधे गोवा में घुस गई और मुगलों से मदद मिलने से पहले ही पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। धन की कमी को दूर करने के लिए इनका जो इनोवेशन था वो सच में कमाल का था। ऐतिहासिक विश्लेषण बताता है कि इन्होंने स्थानीय मोचियों और दर्जियों के साथ मिलकर रबर, पेड़ की छाल, तेल और बारूद का इस्तेमाल किया और ऐसे विस्फोटक तीर बनाए जो युद्ध के मैदान में बेहद घातक साबित हुए। मतलब सीमित संसाधनों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और ये 9 का अंक एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल अचीवमेंट है। अपने गुरिल्ला टैक्टिक्स से इन्होंने औरंगजेब की विशाल सेना को पूरे 9 साल तक दक्षिण में ही उलझा कर रखा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उत्तर भारत के जो मूल राज्य थे उन्हें फिर से संगठित होने और विद्रोह करने का पूरा समय मिल गया। सेक्शन 4, अपनों का छल और कैद। कहानी यहां एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। जो फौज 8 लाख सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में नहीं जीत सकी, वो एक धोखे से जीत गई। जमीन और वतनदारी के लालच में परिवार के ही एक सदस्य गणोजी शिर्के ने एक गुप्त रास्ते की जानकारी मुगलों को दे दी और इसी धोखे की वजह से संगमेश्वर में एक छोटी सी टुकड़ी ने उन्हें घेर लिया। ये वाकया याद दिलाता है कि बड़े से बड़ा साम्राज्य बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों के धोखे से गिरता है।
सेक्शन 5 अंतिम सांस तक संघर्ष। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक कैद में रहने के दौरान जान बख्शने के लिए उनके सामने 3 शर्तें रखी गईं। पहला, मराठा साम्राज्य पूरी तरह सौंप दें। दूसरा, सारा खजाना दे दें। और तीसरा, धर्म परिवर्तन करें। लेकिन उन्होंने और उनके वफादार सलाहकार कवि कलश ने इन तीनों ही अल्टीमेटम्स को सिरे से खारिज कर दिया। इस बात को तटस्थ रूप से भी अगर देखा जाए तो स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पूरे 40 दिनों तक अत्यंत भयानक शारीरिक यातनाएं सही। अकल्पनीय क्रूरता के बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया और अंत तक मौन रहकर अपने संकल्प पर डटे रहे। और ये कोट देखिए जो खुद औरंगजेब ने कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी इनके जैसा होता तो मैं इस पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता। अपने सबसे बड़े दुश्मन के मुंह से निकली ये बात साबित करती है कि उनकी इच्छा शक्ति ने दुश्मन के मन में भी खौफ और सम्मान दोनों पैदा कर दिए थे। सेक्शन 6 मराठा साम्राज्य की एकजुटता। इस पूरे संघर्ष का अंतिम परिणाम बहुत ही पावरफुल रहा। उनका सर्वोच्च बलिदान एक उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट बन गया। उनकी मृत्यु के बाद सारे अलग अलग मराठा गुट एक हो गए। हर घर में हथियार बनने लगे, आम लोग सेना में शामिल हो गए। इस अजेय एकजुटता ने मुगल विस्तार को हमेशा के लिए रोक दिया। औरंगजेब का पूरे भारत को जीतने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और अंततः वो दक्कन में ही मारा गया। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आज़ादी की असली कीमत क्या होती है? इतिहास का यह केस स्टडी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक अकेले इंसान का अटूट संकल्प और उसका बलिदान न केवल एक सेना को बल्कि पूरे देश की नियति को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये विचार अपने साथ जरूर रखिएगा।